करते हैं स्टार्ट। कंसेप्ट, मीनिंग एंड नीड ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। सबसे पहले क्वेश्चन ये अराइज होता है, व्हाट डू यू मीन बाय इंक्लूसिव एजुकेशन? समावेशी शिक्षा क्या होती है? समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन वह है जिसमें हम क्या है, एक नॉर्मल स्कूल में जो नॉर्मल बच्चे हैं उनको भी और जो बाधित बच्चे हैं, ठीक है, समस्यात्मक बच्चे हैं, उनको भी क्या है, हम एक साथ जब एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं समावेशी शिक्षा, जिसमें हम नॉर्मल और जो सामान्य बच्चे हैं और जो विशेष बच्चे हैं, स्पेसिफिक है, ठीक है, स्पेशल चाइल्ड, जब उन दोनों को एक साथ जब एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है तो वो हमारी समावेशी शिक्षा कहलाती है, ठीक है। अब देखो, अकॉर्डिंग टू माइकल ए जियान ग्रेको के अकॉर्डिंग, inclusive education is a set of values, principles, and practice that seek more effective and meaningful education for all students, regardless of whether they have explicitly label or not। इसमें बताया गया है कि जो हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन है उससे अभिप्राय वो सेट ऑफ वैल्यूज, प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिस का ग्रुप है जिसमें सभी विद्यार्थियों को, चाहे वह एक स्पेशल चाइल्ड हो चाहे वह नॉर्मल चाइल्ड हो, उन सब को इफेक्टिव तरीके से हमें क्या देनी है, एजुकेशन प्रोवाइड करानी है, ठीक है। तो मेन इसका मीनिंग क्लियर हो गया, जिसमें हम सामान्य और विशेष दोनों बच्चों को जब एक साथ शिक्षा देते हैं तो वह हमारा क्या कहलाता है, इंक्लूसिव एजुकेशन कहलाता है, ठीक है। अब बात आती है इसकी मीनिंग के बाद, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, इसमें है इसकी विशेषताएं, एजुकेशन फॉर ऑल इन द स्कूल फॉर ऑल, सभी के लिए विद्यालय में सब हेतु शिक्षा। सेकेंड पॉइंट आएगा इसका, रिकॉग्नाइजिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ डाइवर्सिटी, विभिन्नताओं की पहचान तथा समयास। थर्ड है एक्सेप्टेंस एंड सपोर्ट टू चिल्ड्रन हैविंग स्पेशल एजुकेशन नीड्स, जो स्पेशल एजुकेशन नीड वाले बच्चे हैं उनको भी अपनी क्लास में स्वीकृति देना। एजुकेशन एज ए बेसिक राइट, एजुकेशन क्या है, एक मौलिक अधिकार है। डाइवर्सिटी इज ए नॉट ए प्लेग्स, विभिन्नताएं कोई समस्या नहीं है। स्ट्रॉन्ग पॉलिसी एंड प्लानिंग सुदृढ़, बेटा मैं थर्ड पेपर टीच कर रही हूँ, थर्ड पेपर की फर्स्ट यूनिट हमारी चली हुई है, ठीक है, उसका सेकंड पॉइंट, फर्स्ट यूनिट का सेकंड पॉइंट, ठीक है। आगे क्या है इसकी विशेषता हमारी, अडेप्टेशन ऑन द पार्ट ऑफ द स्कूल, विद्यालय का पर्यटन अभियोजन। प्राइमरी टीचर एंड कैरिकुलम मोर फ्लेक्सिबल होना चाहिए। इंक्लूसिव एजुकेशन इज नॉट ओनली रिलेटेड एजुकेशन टू डिसेबल चिल्ड्रन, समावेशी शिक्षा मात्र अशक्त बच्चों की शिक्षा नहीं है। क्लोजर लिंक बिटवीन स्पेशल एंड जनरल एजुकेशन, विशिष्ट एवं सामान्य शिक्षा में नजदीक संबंध। टीचर ट्रेनिंग इज इंटरेक्टिव, कॉन्टिन्यूस एंड स्पोर्टिव, शिक्षक शिक्षण अधिगम, अन्योन्याश्रित, नियंत्रण एवं सहायक। अब देखते हैं भाई वन बाय वन। सबसे पहले समावेशी शिक्षा का मीनिंग क्लियर करना है और उसके बाद आपको इसकी विशेषताएं बतानी है कि जो समावेशी शिक्षा है, इंक्लूसिव एजुकेशन है, उसकी क्या क्या विशेषता है। सबसे पहली बात हमने बताई थी कि जो एजुकेशन है फॉर ऑल इन द स्कूल, कि स्कूल के अंदर जो शिक्षा है वह सबके लिए है, चाहे उसमें एक नॉर्मल बच्चा हो चाहे कोई बच्चा शारीरिक रूप से विकलांग हो, ठीक है, कि जो हमारे बाधित बच्चे हैं और जो सामान्य बच्चे हैं उन सबको एक साथ एजुकेशन प्रोवाइड करने का प्रावधान किया गया है। एक तो सबसे पहले समावेशी शिक्षा की ये विशेषता है। दूसरी बात इन्होंने बताई है विभिन्नताओं की पहचान करना, रिकॉग्नाइज द
टेकिंग केयर ऑफ डाइवर्सिटी, यानी कि सबसे पहले रिकॉग्नाइज करना है हमें, ये पहचान करना है समावेशी शिक्षा पद्धति में जो भी बच्चे हैं उनकी फिजिकली, इंटेलेक्चुअली, मेंटली, सोशली और कल्चरल जितनी भी डिफरेंसेस हैं उन सबको पहले हमें आइडेंटिफाई करना है और उसी के अकॉर्डिंग उनकी क्या क्या नीड्स हैं उनको ध्यान में रखकर हमें उनको क्या है एजुकेशन प्रोवाइड करानी है। ठीक है, थर्ड बात आई है इसमें एक्सेप्टेंस एंड सपोर्ट टू चिल्ड्रन, यानी कि जो भी स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं हमें उनको यहाँ पर अपनी नॉर्मल क्लास में उन बच्चों को भी एक्सेप्ट करना है और उनको भी पढ़ने के लिए सपोर्ट करना है। अब देखो भाई, स्पेशल स्कूल तो हर जगह नहीं है, ठीक है, अब स्पेशल बच्चे हर जगह हो सकते हैं लेकिन स्पेशल स्कूल हर जगह नहीं है। अगर आप एटलीस्ट बात देखो हमारे रोहतक में ही, तो रोहतक में ओनली यहाँ सिर्फ रोहतक में है, ठीक है, स्पेशल स्कूल। आसपास में ये लगा लो अब रोहतक के अंदर कितने गांव आते हैं, उन गांव में कोई स्पेशल स्कूल नहीं है, ठीक है। तो अब जो मान लीजिए अब सांपला का बच्चा रोहतक जाएगा और वो भी स्पेशल चाइल्ड, तो स्पेशल चाइल्ड को इतनी दूर भेजना क्या है, मुश्किल का काम है। और हर जगह सरकार स्पेशल स्कूल नहीं खोल सकती क्योंकि स्पेशल स्कूल कितने स्पेशल बच्चे कितने मिल जाएंगे, स्कूल में एक बच्चा, दो बच्चे, मैक्सिमम 5 बच्चे, 10 बच्चे, बस इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे एक गांव में, ठीक है। तो इसके लिए सरकार ने क्या सुझाव दिया कि क्यों ना हम स्पेशल बच्चों की भी क्लासेस इन नॉर्मल स्कूल्स में करा दें ताकि उनको भी पढ़ने का मौका मिले, ठीक है। इसीलिए समावेशी शिक्षा का कंसेप्ट लेकर आए थे, ठीक है, क्योंकि उन बच्चों को हम डेली, एक तो पेरेंट्स उनको वैसे ही बेचारों को बोझ समझते हैं, फिर डेली उनको इतनी दूर भेजना, लेके आना और मुश्किल का काम। तो हम क्या करते हैं, हमने जो नॉर्मल स्कूल हैं उनमें ही हमने इन बच्चों को शिक्षा देना आरंभ कर दिया और वहां पर ही क्या है गवर्नमेंट ने एक एक स्पेशल टीचर को रिक्रूट कर दिया, ठीक है। अब हमारा इसमें विशेषताओं में आते हैं हम वापस, एक्सेप्टेंस एंड सपोर्ट टू चिल्ड्रन। अब हमें यहाँ पर इसकी तीसरी विशेषता क्या है, हमें जो स्पेशल बच्चे हैं उनको एक्सेप्ट करना है और उनकी क्या क्या स्पेशल और उनको हमें क्या सपोर्ट करना है पढ़ने के लिए, वो जैसा भी पढ़े उनको हमें सिखाना है, ठीक है, ताकि हर एक बच्चे को क्या है एजुकेशन मिल सके, ठीक है। उसके बाद है एजुकेशन एज ए बेसिक राइट, हमारी जो शिक्षा है वो एक मौलिक अधिकार है, चाहे उसमें स्पेशल बच्चा हो या नॉर्मल बच्चा हो, सबको पढ़ने का बराबर अधिकार है, ठीक है। तो हमें क्या है इस बात को भी स्वीकार करना है कि बेसिक राइट है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इंक्लूसिव स्कूल्स यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन का प्रावधान किया है ताकि चाहे स्पेशल है चाहे नॉर्मल है सबको एक साथ शिक्षा मिल सके। आगे है विभिन्नता कोई समस्या नहीं है, ये जो टीचिंग जो मेथड हम लेंगे इसमें बच्चे की जो डिफरेंशिएशन है उसको हमें क्या है कोई समस्या नहीं समझा जाता है। भाषा, धर्म, लिंग, संस्कृति, सामाजिक और शारीरिक मानसिक गुणों की विभिन्नता बच्चों को परस्पर सीखने, सामाजिक रूप में सह सम्मिलित होने और एडजस्ट करने में दुर्लभ अवसर उपलब्ध कराती है। अब देखो हमारे यहाँ पर बेटा जिसका भी माइक ऑन है ना उसको ऑफ कर लीजिए। ठीक है, अब है लास्ट फिफ्थ पॉइंट, इन्होंने बताया कि जो डाइवर्सिटी है वो एक कोई समस्या नहीं है। मान लीजिए स्पेशल चाइल्ड हमारे स्कूल में आ रहे हैं तो ये हमारे लिए कोई समस्या की बात नहीं है, ठीक है। बेटा टॉपिक चल रहा है हमारा, एक तो पेपर थर्ड चला रखा है हमने इंक्लूसिव एजुकेशन, उसी में फर्स्ट यूनिट का सेकंड टॉपिक चल रहा है व्हाट डू यू मीन बाय इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स ही मैं पढ़ा रही हूँ अभी। भैये शिल्पी ना,
देखिए भाई, अब क्या है, जो डाइवर्सिटी है वो कोई समस्या नहीं है, ठीक है। हमें इन बच्चों को भी नॉर्मल बच्चों की तरह ही हमें क्या है ट्रीट करना है, चाहे वह किसी भी लैंग्वेज से रिलेटेड हो, किसी भी कल्चर से रिलेटेड हो, किसी भी रिलीजियन से रिलेटेड हो, ठीक है। और चाहे वह फिजिकली मेंटली भी डिफरेंटेबल क्यों ना हो, हमें उनको भी क्या करना है, कोई समस्या नहीं समझना है, उनको भी क्या है हमें एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। आगे स्ट्रॉन्ग पॉलिसी और प्लानिंग करनी है, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन में जो हमारा राइट टू एजुकेशन है उसको फॉलो करते हुए जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने क्या है पॉलिसीज बनाई है, और इन्हीं पॉलिसीज के अंदर जो भी स्पेशल चाइल्ड हैं उनको भी इन स्कूलों में एजुकेशन देनी है। उसके बाद अडेप्टेशन ऑन द पार्ट ऑफ स्कूल। इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत विद्यार्थियों की जो भी नीड्स है उसके अकॉर्डिंग हमें अडेप्टेशन करना है। टीचिंग जो भी हम स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं वह सामान्य यानी कि सिंपल टीचिंग स्ट्रैटेजी की बात ही स्कूल बच्चों को स्कूल के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते। देखो अब क्या है, हमें अडेप्टेशन पार्ट ऑफ द स्कूल ऐसी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है जो क्या है जिसमें बच्चा आसानी से एडजस्टमेंट कर सके। अब जो नॉर्मल बच्चे हैं वो तो एडजस्ट कर जाते हैं, लेकिन जो स्पेसिफिक बच्चे जो स्पेशल चाइल्ड है उनके लिए हमें क्या है ऐसी टीचिंग स्ट्रैटेजी अपनानी है ताकि वह बच्चा भी क्या है इजीली सीख सके। उसके लिए देखो बेटा ये देखा जाता है कि किस कैटेगरी में आता है बच्चा, क्योंकि एक तो अगर मान लीजिए किसी बच्चे का आईक्यू लेवल थोड़ा ही कम है तो वह हमारी नॉर्मल क्लास में ही बैठ जाएगा, और जो बिल्कुल ही ऐसा बच्चा है उसके लिए क्या है क्लास में एक स्पेशल टीचर भी होता है, ठीक है, उसको समझाने के लिए। आगे है हमारा प्राइमरी टीचिंग एंड कैरिकुलम मोर फ्लेक्सिबल। हमें क्या करना है, इंक्लूसिव एजुकेशन को देखते हुए प्राइमरी जो एजुकेशन है जो कैरिकुलम है उसको फ्लेक्सिबल बनाना है कि जैसे बच्चे की ज़रूरत है, नीड है, जैसा इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमें बच्चे को पढ़ाना है। उसके बाद है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन नॉट ओनली रिलेटेड एजुकेशन टू डिसेबल चिल्ड्रन। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि हमें सिर्फ स्पेशल बच्चों को एजुकेशन देनी है, नहीं, हमें नॉर्मल और स्पेशल दोनों बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करानी है यहाँ पे। उसके बाद क्या है, हमें यहाँ पर लिंक बनाना है बीच में, क्लोजर लिंक बिटवीन स्पेशल एंड जनरल एजुकेशन। जो हमारी स्पेसिफिक यानी कि स्पेशल बच्चों को देनी है और जो नॉर्मल बच्चों को देनी है उनके बीच में क्या है एक लिंक क्रिएट करना है ताकि बच्चे स्पेशल बच्चों को भी अपने जैसा ही समझे, ठीक है। तो ये थे क्या आपके इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखो भाई हमें इसकी, भाई एक मिनट ना मैं ये शिल्पी का फोन उठा लूं, ठीक है भाई। अब आते हैं हम इसकी नीड या इम्पोर्टेंस। हमें इंक्लूसिव एजुकेशंस की नीड क्यों हुई, ठीक है, क्यों नीड हुई भाई, क्या महत्व है इसकी, क्या इंपॉर्टेंस है। एक तो सबसे पहले एकेडमिक एटमॉस्फेयर, दूसरा लेस एक्सपेंसिव है, थर्ड मेंटल ग्रोथ, फोर्थ है डेवलपमेंट ऑफ सोशल वैल्यूज, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एंड नेचुरल इन्वायरमेंट। सबसे पहले बात आती है हमारी एकेडमिक एटमॉस्फेयर की। जो स्पेशल बच्चे होते हैं उनको क्या है हम नॉर्मल स्कूल्स में भेजा जाता है, तो जो एजुकेशन के तौर पर आपके वे क्या है अपने स्कूल में क्या है एडजस्टमेंट कर लेते हैं, ठीक है, और उनके मन में भी ये विचार नहीं आता कि वह दूसरे बच्चों जैसे नहीं है, उसमें कोई कमी है, ठीक है। अध्यापक और दूसरे कर्मचारियों का सहयोग व बिहेवियर भी उन्हें उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग बना देता है, जिससे बालक के अंदर भी एजुकेशन से को लेने के लिए यानी कि बालक भी क्या शैक्षिक दृष्टि से उन्नति करता है। एकेडमिक एटमॉस्फेयर एकेडमिक जो एटमॉस्फेयर है उसको बनाने के लिए इसमें क्या है कि जो स्पेशल बच्चे आ रहे हैं उसको भी टीचर की सहायता से वो भी क्या है पढ़ने की तरफ थोड़ा बहुत डेवलपमेंट करे। तीसरा क्या है लेस एक्सपेंसिव। लेस एक्सपेंसिव कैसे है, क्योंकि हर जगह क्या है स्पेशल स्कूल खोलना सरकार के लिए क्या है बहुत ही महंगा पड़ता है, ठीक है, क्योंकि उसके लिए भाई इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, टीचर को अलग अलग, क्योंकि इतने सारे बच्चे तो होते नहीं। एक गांव में अगर मान लो स्पेशल स्कूल खुल गए तो उसमें 2 बच्चे 3 बच्चे ऐसे ही बच्चे मिलेंगे, ठीक है, इससे ज्यादा बच्चे तो मिलने वाले नहीं है। तो इकट्ठा करके नॉर्मल स्कूल में करके सरकार के लिए क्या पड़ता है ये लेस एक्सपेंसिव, कम खर्चा लगता है, ठीक है, अलग से कोई स्कूल नहीं खोलना पड़ता। आगे मेंटल ग्रोथ और जो
हम जो बच्चे हैं जिनका क्या है, जो स्पेशल स्कूल में नहीं जा सकते, बहुत दूर है, उन बच्चों की भी क्या होएगी, वो इन नॉर्मल स्कूल्स में जाएंगे और उनकी भी मेंटल ग्रोथ होएगी, कुछ ना कुछ तो वो जरूर सीखेंगे। आगे सोशल वैल्यूज, ठीक है। शिक्षा का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जो हमारे बच्चे हैं उनको केवल शिक्षित ही नहीं करना, उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट भी करना होता है, ठीक है। तो जो नॉर्मल विद्यालय है वो भी क्या है, जो हमारे डिसेबल बच्चे होते हैं उनके अंदर जो सोशल वैल्यूज हैं उनको डेवलप करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक है फिर नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी है, यानी कि जो हमारा फंडामेंटल राइट है, उसको ध्यान में रखते हुए भी यहाँ पर सबको एक समान अधिकार दिया गया है, यानी कि सबको पढ़ने का एक साथ एक समान अधिकार है। आगे नेचुरल इन्वायरमेंट, ठीक है। तो जो सामान्य विद्यालय है उसमें असमर्थ बालकों को क्या है, जो हमारे स्पेशल बच्चे उनको एक नेचुरल इन्वायरमेंट प्राप्त होता है और उस नेचुरल इन्वायरमेंट में रहकर क्या करते हैं बच्चे, सीखते हैं और खुद को क्या है वहाँ पर एडजस्टमेंट करना भी वो सीखते हैं। तो ये था आपका टॉपिक, व्हाट डू यू मीन बाय इंक्लूसिव एजुकेशन एंड नीड ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। क्लियर है? जी मैम। ठीक है, तो अभी बीच में रोशन अपना टॉपिक कराएगा, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक कराऊंगी। रोशन। यस मैम। ठीक बेटा, आप बता दीजिए, तब तक मुझे 10 मिनट का रेस्ट मिल जाएगा। क्या बता दे मैम? अरे जो टॉपिक दिया था आपको लोकोमोटर एंड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर वाला, अभी बतानी है। क्या हो गया? 2 दिन का तो एक्स्ट्रा टाइम मिल गया, अभी भी प्रिपेयर नहीं किया आपने। प्रिपेयर का बात नहीं मैम। हाँ फिर क्या होगा? मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी बहुत। अच्छा, वैसे समझा दें चाहे तो। हाँ 5-7 मिनट बता दे बेटा, क्योंकि कंटिन्यूअसली सुबह से लेते लेते ना मेरा भी दिन अब तक ना गला खराब हो जाता है। बस 5-7 मिनट बता दे, फिर मैं कंटिन्यू कर दूंगी। अरे मैम, लोकोमोटर जो है ना वो आपके उससे रिलेटेड है, मतलब बॉडी के अलग अलग हिस्से में जो हमारी हड्डियां होती हैं, हाँ जी। उस हड्डी में प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से क्या होती है, हमारी बॉडी के अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके की इश्यूज दिखाई देती है। कभी कहीं पे हमारी वो जो उंगली दिखी है, किसी की टेढ़ी हो जाती है, किसी की उंगली छोटी रह जाती है, किसी की कमर में एक्स्ट्रा पीछे की तरफ निकल जाता है, किसी का पाँव टेढ़े हो जाते हैं, किसी के हाथ टेढ़े हो जाते हैं, किसी के गले, मतलब पूरी बॉडी में जो आपका जो मतलब नर्वस सिस्टम है ना, नर्वस सिस्टम आपका जो है, उससे रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं, वो पूरी की पूरी जो भी है उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम आती है, उसी को हम लोग बोलते हैं लोकोमोटर डिसेबिलिटी, जो कि आपको नेचुरली भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है। जैसे डायबिटीज की वजह से भी बहुत को होता है, बॉडी में नमक कम होने की वजह से भी हो सकता है, तो अलग अलग सिचुएशन पे भी हो सकता है, नेचुरली भी होती है लोगों को। इसके लिए इसलिए हमारे मतलब अलग अलग योजना के तहत हम लोगों ने कोशिश की न्यूट्रिएंट्स देने की बच्चों को, जिससे कि बच्चों को कभी भी किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो। तो ये जेनेटिकली भी हो सकता है, ये आपको एक्सीडेंट के थ्रू भी कभी कभी हो जाता है। जैसे किसी की एक्सीडेंट हो गई तो उसकी हाथ की आधा हड्डी कट के चली गई, तो उसकी जो वो पार्ट रह जाती है। तो मैम ये सब वजह है, फिर गरीबी की वजह से हो सकता है। समटाइम बहुत ज्यादा आप ब्रेन को अगर एंजाइटी करवाते हैं या स्ट्रेस लेते हैं, उसके वजह से भी हमारे बॉडी के अंदर जो न्यूरॉन की जो फंक्शन होती है, या हमारे बॉडी के अंदर जो मसल्स की जो स्ट्रेस होती है, वो बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से भी हमें ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो ये कॉज हो गए। वेरी गुड बेटे। फिर आपको टाइप्स अगर कहा जाए, तो टाइप्स दो तरीके की होती है, एक तो होती है स्लो टू फास्ट प्रोसेस, एक होती है सडनली होना।
2 तरीके की होती है। आपको बॉडी के अंदर जो डिफेक्ट्स हो रहे हैं वो दिखाई देंगे कि धीरे से हुआ, फिर ज़्यादा हुआ, फिर ज़्यादा हुआ। जैसे कभी-कभी देखिएगा किसी के ये जो शोल्डर होते हैं उसमें हड्डी का ऊँचा होने होने लगना धीरे-धीरे। किसी के उँगली में देखिएगा क्रैम्प लगने लगना, धीरे-धीरे मोटा हो जाना। कभी-कभी लोग उँगली चूसते हैं, बच्चे उनकी आदतें हो जाती है तो एक टाइम आने पे उनकी हड्डियाँ पूरी निकल के बाहर आ जाना। और एक सडन सिचुएशन पे होती है, सडनली हो जाना, जो आपको पता भी नहीं चलता है। तो ये 2 तरीके की लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़ कभी-कभी हमें दिखाई देती है। तो इसको ठीक करने का बेस्ट तरीका यही है कि जब फीमेल कोई प्रेग्नेंट हो, उस वक़्त सबसे ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए या जब बच्चे जन्म ले उस वक़्त सबसे ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए। या तो तीसरा है कि बच्चे को स्टार्टिंग की जो शुरू की 7-8 साल है उसमें बहुत ज़्यादा मतलब कंसर्न लेनी चाहिए मतलब डॉक्टरों से भी और साथ में साथ फैमिली मेंबर्स को भी। क्योंकि यही एक 3 मेन रीज़न होता है जहाँ पे बच्चे सबसे ज़्यादा इस कॉज़ को अफ़ेक्ट करते हैं अपने आप में। ये चीज़ है मैम। ठीक है बेटे, वेरी गुड। और कुछ बताना है तो बताइए मैम? समझ में आया है बेटा लोको बाकी बच्चों को? मेरे को तो क्लियर है। यस मैम। ठीक है, तो फिर वापस अपने अब टॉपिक पे आ जाइए। अब एक है वो न्यूरो वाला आप बताए थे। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। वो भी बतानी है या बाद में बताऊँ? बेटा मर्जी आपकी, बताना है तो बता दो, नहीं तो फिर मैं करा रही हूँ स्टार्ट। पूछ लीजिए बाकी बच्चों से। कराए दो, फिर ये टॉपिक कंप्लीट ही कर दो, न्यूरोलॉजी और बता दूंगा। तो न्यूरोलॉजी में मैम आपकी बॉडी के अंदर मेन 3 पार्ट होते हैं। एक तो होते हैं आपकी ब्रेन, एक होती है आपकी स्पाइनल कॉर्ड, एक होती है नर्व। तो ब्रेन जो होता है ब्रेन से पूरी कनेक्टेड होती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो कि बॉटम ऑफ द पार्ट होता है हमारे मतलब नीचे का जो वो और एब्डोमेन के नीचे का जो पार्ट होता है। जहाँ पे रिप्रोडक्टिव पार्ट हमारी फिनिश हो जाती है। और नर्व जो होता है वो पूरी बॉडी में फैली हुई होती है एक जाल के तरह जो कि हमें सिग्नल प्रोवाइड करती है जिसको हम स्टिमुली कहते हैं। वही जब स्टिमुली सही से फंक्शनिंग करना छोड़ दे, जैसे कि मेन भाषा में कहते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक घर के ऊपर टंकी लगा हुआ है जिसमें पानी स्टोर है और पूरे घर के अंदर एक पाइप पाइप सप्लाई होती है पूरी घर के अंदर। जब उस पाइप के अंदर अगर मतलब कचरा जमा ना हो, उस पाइप के अंदर मिट्टी ना जाए, उस पाइप के अंदर कोई प्लास्टिक ना जाए, उस पाइप के अंदर कोई पन्नी ना जाए, बाल बाल ना जाए, तो क्या होगा हमारी स्मूथली वर्क करती है पूरी की पूरी हमारी बॉडी। लेकिन जब इसी बॉडी में जब प्रॉब्लम आने लगे, उसका रीज़न है आपको या तो जेनेटिकली हमें वो इन्फॉर्मेशन या वो जेनेटिकली डिसऑर्डर हमारे बॉडी में एंट्री कर जाती है जन्म से ही। या तो दूसरा रीज़न है कि हमें कोई वायरल जो आजकल इतनी सारी बैक्टीरियाज़ हैं, कुछ खाने के दौरान, कुछ ऐसे बायोमॉलिक्यूल्स हैं जो हमारे बॉडी के अंदर खाना खाने के दौरान जो डिसएडवांटेज जिसको हम इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड ये सब कहते जाती है। थर्ड रीज़न है कि हमारे एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारे आजकल नए-नए तरीके के केमिकल्स आ गए हैं। मोबाइल का ज़्यादा चलाना, हमारी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बहुत ज़्यादा आजकल क्रिएट होने लगे क्योंकि हमारी जो ओज़ोन की परत है वो कमज़ोर होने लगी है। हाँ जी। या लोगों का जो खान-पान है, जो न्यूट्रिशन मेथड्स है या सोने का तरीका है या उठने का, बैठने का, काम करने का, वो जब तरीका है इसमें मिसमैनेजमेंट हो गया है। उसके बाद हम लोग जो हैं बहुत ज़्यादा फिज़िकली वर्कआउट से बचते हैं। में टोटली फ़ोकस हमारी अर्निंग के ऊपर होती है, ना कि हमारी फिज़िकल हेल्थ के ऊपर। ये सब रीज़न है जिसकी वज़ह से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होने की जो जो मतलब स्पीड है या ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। जिसके जिसको अगर हम चाहें तो चेक कर सकते हैं कि कैसे हमें पता चले कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तो उसका तरीका है कि हमें सडनली चक्कर आ जाना, थकावट महसूस होना बिना काम ज़्यादा किए हुए, कभी-कभी किसी पे फ्रस्ट्रेट हो जाना बिना किसी बात का। कभी-कभी हमारे बॉडी के अंदर कुछ ऐसी फंक्शन है जो हमें पता नहीं होती है पर वो होती रहती है सडनली। समटाइम हमारी जो
जो काम करने का जो तरीका है और जो काम हम नहीं करना चाहते, सम टाइम वो भी काम हम कर जाते हैं जो हमें नहीं करना है। इससे ये पता चलता है कि हमारी जो नर्व्स है, वो ब्रेन को वो सिग्नल नहीं दे पाती है सही से, जो सिग्नल देनी चाहिए। और उसके अकॉर्डिंग हमारी जो स्टिमुलस है, वो स्टिमुलस सही तरीके से रिसीव करके उसको परमानेंटली अपने पास रिसीव करके जमा नहीं कर पाता है, जिसके वजह से उसे पता नहीं चलता है कि कौन सी हमारी जो एक्टिविटी है वो सही है हमारे लिए या नहीं है। जैसे कि पहले के लोगों की याददाश्त बहुत अच्छी हुआ करती थी। पहले के लोगों को पता हुआ करता था कि क्या सही है क्या गलत है। आजकल हम नहीं समझ पाते। पता तो होता है कि ये सही गलत है, पर सडनली 5 मिनट बाद वही काम वापस कर देते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जो नर्व्स है वो सही तरीके से फंक्शन नहीं कर पाती है। ये रीजन है। हमारी बॉडी की मसल्स है वो वीक हो गई है, क्योंकि हम बैलेंस डाइट नहीं ले पाते हैं। हम कंप्लीटली, बहुत लोगों की बॉडी है जो पैरालिसिस से गुजरी हुई है, तो उस पैरालिसिस की वजह से भी बॉडी के अंदर जो नर्व्स है वो सही से काम नहीं करती। ये सब कुछ सिम्टम है। चक्कर आना, कमजोरी होना, थकावट होना, स्ट्रेस ज्यादा लेना, नींद नहीं आना, ये सब वजह है जिसकी वजह से सिम्टम पता कर सकते हैं आप अपने आप को। इसके अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं, अलग अलग बीमारियां हैं जो डॉक्टर के थ्रू बताया गया है, जिसको हम अल्जाइमर कहते हैं। एक फिल्म अभी आई थी, बहुत ज्यादा फेमस फिल्म था, सैयारा, उसमें दिखाया गया ये, इस फिल्म के बारे में। उसके बाद माइग्रेन होना, सर में पकड़ लेना, जिसकी वजह से आगे का स्टेप में जाके लोगों को वो हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रेन ट्यूमर होना। ब्रेन ट्यूमर होने का भी ये वन ऑफ द रीजन है जिसकी वजह से ये होता है। फिर ओसीडी है, एडीएससी है, जिसकी वजह से ये होती है। ये सब बीमारी है जो लोगों को बताता है। इसको ठीक करने के का सबसे बेस्ट तरीका है, आप जितना इन्वायरमेंट के अंदर जाके, खास करके मॉर्निंग के समय में अपने आप को जितना ज्यादा टाइम दोगे फिजिकल एक्टिविटी में, बैलेंस डाइट जितना अच्छे से लोगे, मोबाइल को जितना कम यूज करो विदाउट एनी इंपॉर्टेंट वर्क, ये सब करने से आपकी न्यूरोलॉजिकल फंक्शन जो है वो बैलेंस हो सकती है। रिकवरी है पॉसिबल अगर स्टार्टिंग फेज हो तो। यही ये पूरी की पूरी। पता नहीं मैम कैसा रहा, पर हम ठीक ठाक बोल दिए जैसा जो समझ में आया। किताबी भाषा नहीं बोले हैं, मुझे जो समझ में आया वो बताएं। नहीं, बिल्कुल अच्छा समझाया बेटा। किताबी भाषा तो समझ में ही नहीं आती ना। अच्छा था रोशन भाई। समझ में आ गया बेटा? यस मैम। चलिए फिर वापस आते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। अब जो था हमारा मीनिंग, कंसेप्ट, नीड ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन हो गया। उसके बाद 3 टॉपिक और रहते हैं हमारे। एक तो है ट्रांजिशन फ्रॉम सेग्रेगेशन टू इंक्लूजन, एक है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड मॉडल ऑफ इंक्लूजन। सबसे पहले बात आती है हमारी ट्रांजिशन फ्रॉम सेग्रेगेशन टू इंक्लूजन। इसका मतलब क्या है? पृथकीकरण से समावेशन में परिवर्तन। यानी कि जब हम पृथकीकरण, सेग्रेगेशन क्या होता है उसके बारे में अभी ये टर्म हम पढ़ेंगे। तो किस प्रकार से जब हम जो इंक्लूसिव एजुकेशन लेते हैं, अगर उसमें हम स्पेशल बच्चों को ऐड कर रहे हैं तो क्या क्या चेंजेज है, ये थोड़ा सा हम इसमें पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहला ही जो क्वेश्चन है वो है, जो स्पेशल बच्चे क्या होते हैं और उनकी कैसी प्रकृति होती है, ये आप पढ़ चुके हो। स्पेशल बच्चे कौन से होते हैं, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन कौन से होते हैं, जो क्या है हमारे डिसेबल्ड है। हाँ जी, वही बच्चों का यहाँ पे मीनिंग लेना है कि जो डिसेबल बच्चे होते हैं, ठीक है, वही हमारे क्या है, वशिष्ठ बालक, जिनके अंदर कुछ अलग शारीरिक विशेषताएं, जैसे या तो उनके अंदर मानसिक कोई बीमारी है या शारीरिक कोई बीमारी है, ठीक है, ऐसे वाले बच्चे, जो ऐसे लक्षण उनमें दिखाई देते हैं जो सामान्य बच्चों से अलग होते हैं। हे भगवान, इस शिल्पी ने तो ना क्लास में ज्वाइन तो नीतू मैम ने करना है इनको, और ये तब से मेरे को 10 कॉल करके जा चुकी है। मैंने बोल भी दिया इसकी कॉल उठा के कि बेटा नीतू मैम को कॉल कर लो। मैम आप डीएनडी पे लगा लो ना फोन, फिर नहीं आएगा कोई फोन। आएगा मतलब आपको सामने दिखेगा नहीं।
फिर भी वो तो होएगा। मैं डू नॉट डिस्टर्ब पे ही लगाती हूँ मैं फ़ोन को, लेकिन बीच में क्या आता है, शो ज़रूर होता है वो। अब देखो, सबसे पहले बात आती है एक्सेप्शनल चिल्ड्रन कौन से होते हैं। आप पहले कर चुके हो इसको बहुत अच्छे तरीके से कि स्पेशल चाइल्ड वो चाइल्ड होते हैं जो सामान्य बालकों से फिजिकली, इंटेलेक्चुअली, सोशली और इमोशनली क्या होते हैं, थोड़े डिफरेंट होते हैं। ठीक है, उनमें ये गुण या तो जो एक लिमिट होती है उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं और जो लिमिट होती है उससे बहुत कम भी हो सकते हैं। ठीक है, तो पूरा का पूरा स्पेशल बच्चों का यहाँ पे बताया गया है। तो सबसे पहले इसमें एक वर्ड यूज कर रखा है सेग्रेशन। ठीक है, सेग्रेशन टू इंक्लूजन, पृथकीकरण से समावेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग ऑफ सेग्रेशन। सेग्रेशन से क्या अभिप्राय है? सेग्रेशन से अभिप्राय स्पेसिफिक एजुकेशन है, यानी कि प्रत्येक जो स्कूल है उसमें कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो सामान्य, जो नॉर्मल बच्चे हैं उनसे डिफरेंट होते हैं। तो ऐसे विद्यार्थियों को जब हम स्पेशल शिक्षा की आवश्यकता होती है, क्योंकि ऐसे बालक सामान्य बालकों में एडजस्ट नहीं हो पाते। तो मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ हम प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति की और शिक्षा के क्षेत्र में भी हम पीछे नहीं रहे हैं। देखो भाई, इसमें क्या बताया गया है, सेग्रेशन। सेग्रेशन का क्या अभिप्राय है? वशिष्ठ शिक्षा से है। सेग्रेशन का मीनिंग है एक स्पेशल एजुकेशन से है। ठीक है, पहले हम क्या थे, जो स्पेशल बच्चे थे उनको हम अलग शिक्षा देते थे, एक सेपरेट शिक्षा देते थे। ठीक है, पृथकीकरण मतलब अलग से। लेकिन आज के टाइम पे हम ये टॉपिक हमें समझाना है कि किस प्रकार सेग्रेशन से हम इंक्लूसिव में आ रहे हैं। ठीक है, कि उस अलगाव से, यानी कि जो स्पेसिफिक बच्चे थे उनको एक अलग से शिक्षा, स्पेशल एजुकेशन से हम इसका मीनिंग लेते हैं। तो उस स्पेशल एजुकेशन से किस प्रकार हम आज के टाइम पे इंक्लूसिव एजुकेशन में एंटर कर रहे हैं, उस वही क्या कहलाता है, हमारा सेग्रेशन। ठीक है, यानी कि स्पेसिफिक शिक्षा से है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, उसके बाद इन्होंने यहाँ पे बता रखा है कि विशिष्ट बालक कौन कौन से होते हैं, किन किन को हम इसमें ऐड करते हैं और इसमें कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं। ठीक है, फिर नॉर्मल और एक्सेप्शनल जो भी आपके स्पेशल चिल्ड्रन हैं उनका डिफरेंस इन्होंने बता रखा है, जो आप पहले ही कर चुके हो। इसमें टाइप बता रखी है, शारीरिक दृष्टि से बाधित बच्चे, बौद्धिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, शारीरिक से आपके ब्लाइंड वगैरह सारे ये आ गए। तो ये क्वेश्चन दोबारा करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद स्पेशल एजुकेशन क्या होती है या सेग्रेशन क्या होता है? स्पेशल एजुकेशन का मतलब क्या बताया गया है, जिसमें ऐसे बच्चों के डेवलपमेंट के लिए एक अलग से जो शिक्षा दी जाती है उसको स्पेशल एजुकेशन बोला गया है यहाँ पे। और ये क्यों दी जाती है? वेलफेयर के लिए, डेवलपमेंट के लिए। बच्चों की क्या है, डेवलपमेंट के लिए, उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए, नेशनल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, इक्वालिटी के लिए। अब आप आओ इस क्वेश्चन पे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेग्रेटेड एजुकेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, सेग्रेटेड का मतलब है यहाँ पर आपकी स्पेशल एजुकेशन, विशेष शिक्षा। ठीक है, समय के साथ साथ इंक्लूसिव एजुकेशन अपनी डेवलपमेंट के पथ पर, पहले बेटा मैं रीड आउट कर रही हूँ उसके बाद समझाऊंगी। शुरू से ही मानव जाति में ये ट्रेंड रहा है कि जो भी मनुष्य है उसे अलग लक्षण वाला जाना पड़ता है, उसे क्या है, उसे सेग्रेशन करने लगते हैं, उसे अलगाव करने लगते हैं, चाहे यह पृथकता उस मनुष्य के लिए प्रॉफिटेबल हो या फिर उसके लिए हानिकारक हो। प्राचीन काल से ही ऐतिहासिक उदाहरणों के माध्यम से ये दृष्टिगोचर होता है कि इस तरह के विशिष्ट व्यक्तियों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता था। समाज की मुख्य धारा में उन्हें दूर रखा जाता था और समाज की मुख्य धारा दूर रखा जाता, लेकिन अगर विभिन्न क्षेत्रों में समान की कृपा दृष्टि उन पर होती थी और भिन्न भिन्न समय में उनके लिए विशेष प्रकार की शिक्षा प्रदान करने हेतु आवासीय संस्थाएं, विशेष विद्यालय और विशेष कक्षाएं शुरू की गई। फिर
फिर भी ज़्यादातर समाज में उनके प्रति सोचने का नज़रिया एक अलग ही था। अब देखो भाई, इन्होंने बताया है कि यहाँ पर सेग्रेटेड एजुकेशन या पृथक, स्टार्टिंग में हम ये मानते हैं कि जो हमारा ह्यूमन है, ह्यूमन का नेचर ही ऐसा है, अगर उसको कोई अलग या स्पेशल बच्चा दिखाई देता है तो उससे क्या है, वो कटना शुरू कर देते हैं। अब हम ही देखते हैं हमारे आस पड़ोस में अगर कोई ऐसा स्पेशल चाइल्ड है तो अदर बच्चे उसके साथ खेलना पसंद नहीं करते, उससे अलग होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसी नज़रिए को क्या बोलते हैं, सेग्रेशन की, ठीक है, सेग्रेशन की सिचुएशन बोलते हैं। और इंक्लूसिव की सिचुएशन क्या होती है, जब मिलकर साथ सब काम करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं समावेशित। ठीक है, तो अब इन्हीं दोनों टर्म को ध्यान में रखते हुए जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी थी 1986, उसने क्या सोचा कि हमें सबको क्या है, चाहे एक सेग्रेटेड बच्चा है, स्पेशल बच्चा है, चाहे एक नॉर्मल बच्चा है, हम उन सबको क्या है, एक समान शिक्षा के अवसर देंगे। तो इसी के अंदर जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है उसने क्या है, कुछ स्कूल्स की व्यवस्था और विद्यालयों में आकर्षक साधनों की व्यवस्था करने की सिफारिश की। ठीक है, यानी कि जो ये अलगाव है उसको कम किया जा सके। ठीक है, से और उन्होंने क्या है, जो विशिष्ट और अपंग बच्चे हैं उनको भी एजुकेशन की मेन आर्टिकल्स में जोड़कर अन्य बच्चों के साथ साथ शिक्षा प्रदान करने का विचार किया गया। तब ये हमारी जो वर्ड था सेग्रेशन से इंक्लूसिव में चेंज हुआ। ठीक है, यहाँ तक कुछ बात समझ में आई है? ठीक है बेटा, अब इसमें बताया गया है, ठीक है, कि किस प्रकार जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी थी 1986 उसने सेग्रेशन से इंक्लूजन की तरफ, ठीक है, इंक्लूसिव सेग्रेशन एजुकेशन की बजाय इंक्लूसिव एजुकेशन पर ध्यान दिया। और उन्होंने सिफारिश की कि जो जो नीड की चीज़ें हैं उनको क्या है, सभी स्कूलों में प्रोवाइड कराया जाए। और इन बच्चों को भी जो उनको क्या है, एक अलगाव की नज़रिए से उनको देखा जाता है, उनको भी इन नॉर्मल स्कूलों में फिट कीजिए ताकि वह भी अपने आप को और बच्चों से अलग महसूस ना करे और उनके साथ रहकर क्या है, एजुकेशन ले। तो इसके लिए क्या है, उन्होंने क्या क्या बनाए, एक तो क्या है, संस्था रहित शिक्षा, डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन, और एक है लिस्ट रिस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट, इंटीग्रेशन, मेन स्ट्रीम। ठीक है, तो उन्होंने क्या है, कुछ शब्दों का प्रयोग किया अपनी विचारधारा में जो क्या है, इनको एक साथ लाने के लिए। सबसे पहले तो इन्होंने बात की संस्था रहित शिक्षा की। इस शिक्षा का प्रयोग उन्होंने अपंग एवं बाधित बच्चों की अपंगता को अंतररंजित रूप से प्रदर्शित करते हुए अपंग बच्चों की देखरेख करने के लिए तथा उन्हें शिक्षा प्रदान करने पर नाम पर कार्यरत संस्थाओं की विचारधारा के दिखावे और ढोंग को प्रतिबंध लगाने हेतु किया। संस्था रहित शिक्षा के दृष्टिकोण से शिक्षा में सामान्यीकरण शब्द है। देखो भाई, सरकार ने सबसे पहले तो जो डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन था उसी शब्द को क्या किया है, खत्म किया। सरकार ने बोला कि जो ये स्पेशल बच्चों के नाम पर जो ये स्कूल चलाए जा रहे हैं वहां पर इन बच्चों के जो अपंग बच्चे हैं, जो बाधित बच्चे हैं, उनको हम क्या कर रहे हैं, सामान्य बच्चों से पहले ही हम उनको अलग कर रहे हैं। तो उनके मन में अपने आप ही क्या है, अलग का भाव उनके मन में आ जाता है। ठीक है, तो ऐसी हमें क्या है, ऐसी तरह की जो संस्थाएं हैं जो बच्चों में डिफरेंस पैदा कर रही हैं, हमें उन्हीं का विरोध करना है। ठीक है, तो हमें क्या है, इसी शब्द को ही हटाना है, क्योंकि ये लोग क्या है, सिर्फ नाम का दिखावा करें कि हम स्पेशल बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ ये इतना कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इसी के लिए सरकार ने इस वर्ड को हटाकर एक नया वर्ड जोड़ा, जनरलाइजेशन या नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन जो वर्ड है वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम स्पेसिफिक और जो भी हमारे डिसेबल बच्चे हैं उनको भी एजुकेशन का और अपना जीवन यापन करने के लिए एक समान इन्वायरमेंट मिले। ठीक है, नॉर्मल बच्चों के साथ ही क्या है, वो सारी चीज़ें सीखे। ठीक है, तो इसके लिए सरकार ने महसूस किया कि हमें क्या है, जो भी डिसेबल बच्चे हैं उनको भी मुख्य धारा के साथ इन बच्चों को जोड़ा जाए और नॉर्मल स्कूलों में इनको क्या है, शिक्षा दी जाए। ठीक है, तो ये दो स्टेप तो पहले उठाए सरकार ने सेग्रेशन से इंक्लूसिव एजुकेशन में आने के लिए। ठीक है, तीसरी बात उन्होंने क्या है, न्यूनतम प्रतिबंधित
इन्वायरमेंट, लिस्ट रिस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट, कि जो एजुकेशन का जो एरिया है उसमें ऐसा इन्वायरमेंट हमें शामिल किया जाए जिसके द्वारा स्पेसिफिक और डिसेबल बच्चे भी, उनको कोई बाधाएं ना आए, यानी कि उनको जो भी बीच में प्रतिबंध आ रहे वो कम से कम आए, ठीक है। और इनके लिए सामान्य पर्यावरण में सामान्य, और उनके लिए जो ये इन्वायरमेंट है उनको भी क्या है, नॉर्मल इन्वायरमेंट की तरह लगे, ठीक है। तो जितने भी रिस्ट्रिक्शन थे, जितने भी, उनको हटा दिया गया, ठीक है, कि स्कूलों में, नॉर्मल स्कूलों में जितने भी प्रतिबंध थे उनको हटा दिया गया, ठीक है। अब कोई भी क्या है, अगर कोई स्पेशल बच्चा नॉर्मल स्कूल में एडमिशन कराना चाहता है तो वह करा सकता है, उसको कोई मना नहीं कर सकता, ठीक है। आगे है इंटीग्रेशन, एकीकरण को लागू किया। एकीकरण में क्या है, एकीकरण के कंसेप्ट से सेग्रेशन के सिद्धांत के विरोध में जन्म लिया, यानी कि जो इंटीग्रेशन का जो पॉइंट आया उसने जो सेग्रेशन वाला जो सिद्धांत था उसको हटा दिया और सबको क्या है, इंटीग्रेटेड, एक साथ लाने का यहाँ पर सिद्धांत दिया कि बच्चों को सामान्य विद्यालयों में भेजो और उनको वहीं पर उनकी शिक्षा पर जोर दो। उसके बाद मेन स्ट्रीम, मुख्य धारा, तो ऐसी स्थिति में जहां पर स्पेसिफिक बच्चे थे उनको आमतौर पर सामान्य अविकारी स्कूल के छात्र हैं लेकिन उन्हें शिक्षा अलग से विशिष्ट कक्षाओं में प्रदान की जाती थी, तब ऐसी सिचुएशन में इन बच्चों को सामान्य कक्षा में ही सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा प्रदान करना मुख्य धारा शिक्षण कहा गया। यानी कि पहले अलग क्लासेस थी इनकी, लेकिन अब इन्हें क्या है, एक साथ जोड़कर इसको मेन स्ट्रीम का नाम दिया गया। तो क्या है, इस तरह से सरकार ने सेग्रेशन से इंक्लूसिव एजुकेशन की तरफ इसको परिवर्तित किया, अलग अलग, यानी कि कौन सी एजुकेशन पॉलिसी में, 1986, एनईपी 1986 के अंदर, ठीक है। कुछ क्लियर हुआ है या कंफ्यूजन में हो बेटे? मैम एक 2 question- वर्ड में कंफ्यूजन है। कौन? मैम एक क्वेश्चन था मैम, ये जो आईक्यू लेवल, समान आईक्यू लेवल से जिसका ज्यादा होता है, जैसे कि गॉड गिफ्टेड चाइल्ड जिसको कहा जाता है, वो ये विशिष्ट बच्चे में आएंगे कि नहीं आएंगे? हाँ, ये इन्हीं में है बेटा। जब नहीं आपने है, thank you. स्टार्टिंग में मैंने पढ़ाया था स्पेशल बच्चे, तो स्पेशल बच्चों में एक तो वो बच्चे थे जो बहुत ही क्रिएटिव या प्रतिभाशाली बच्चे थे, यानी कि जिनका नॉर्मल तो क्या थे, 96 और 10 वाले बच्चे थे जिनका आईक्यू लेवल। अब स्पेशल बच्चों में या तो वो बच्चे आते हैं जिनका माइंड बड़ा शार्प है, और एक वे बच्चे आ गए जो क्या है, नॉर्मल से भी बहुत नीचे, जो डिसेबिलिटी में आ गए, और वो डिसेबिलिटी उनकी फिजिकली भी हो सकती है और मेंटली भी हो सकती है, ठीक है। और इसी में स्पेशल बच्चों में हमने जिनका सुपर आईक्यू लेवल था, जीनियस बच्चे थे, उनको भी शामिल किया है। थैंक यू मैम। और बताइए किसको कौन सा टॉपिक, कौन सा पॉइंट क्लियर नहीं हुआ? मैम इसमें ना जैसे 3 वर्ड हैं, स्पेशल एजुकेशन है और इंटीग्रेटेड एजुकेशन है और इंक्लूसिव एजुकेशन है। तो स्पेशल एजुकेशन क्लियर है, इंक्लूसिव एजुकेशन क्लियर है, लेकिन इंटीग्रेटेड एजुकेशन ये वाला ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है एक साथ इकट्ठा करना, ठीक है। इसका मीनिंग भी जस्ट इंक्लूसिव एजुकेशन से ही आया है, यानी कि इंटीग्रेशन के बाद वो बना है इंक्लूसिव, ठीक है। यानी कि सरकार ने बोला कि हमें इंटीग्रेटेड करना चाहिए, यानी कि जो अलगाव का है, जो सेग्रेशन है, सेपरेट वाला जो टॉपिक है उसको खत्म करके हमें इंटीग्रेटेड करना है, ठीक है। इस सिद्धांत से बच्चों को, हमें इस इंटीग्रेशन के सिद्धांत पर हमें बच्चों को विद्यालय में भेजना और उनको शिक्षा देनी है, और इसी इंटीग्रेशन से क्या निकल के आया हमारा, इंक्लूसिव शब्द, ठीक है। ठीक है मैम, वो बस ये था कि फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या रह गया, इंक्लूसिव में और इंटीग्रेशन में? क्योंकि उसमें भी तो नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ ही बैठ के पढ़ते हैं, स्पेशली। राम, इसमें हमें ये बताना है कि किस तरीके से जो सेग्रेटेड एजुकेशन है वो इंक्लूसिव एजुकेशन में ट्रांसफर हुई, ये बताना हमें कि किस प्रकार से जो स्पेशल बच्चे थे उनको किस तरीके से हमने इंक्लूसिव स्कूल्स में या इंक्लूसिव एजुकेशन में उनको हमने क्या किया, शिफ्ट किया। तो वो जो शिफ्ट की प्रोसेस है वो एनईपी 1986 में ये 4-5 पॉइंट लेकर उन्होंने बनाया कि सबसे पहले तो जो डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन था, जो संस्था रहित शिक्षाएं थी, उन्हीं को उन्होंने क्या किया, उनका विरोध किया और उनको
किस में चेंज किया, नॉर्मलाइजेशन में। नॉर्मलाइजेशन में आ गए, नॉर्मलाइजेशन के बाद उन्होंने स्कूलों में जो रिस्ट्रिक्शन थे उनको खत्म किया, इंटीग्रेशन किया कि भाई अब से आपके स्कूलों में स्पेशल बच्चे भी पढ़ेंगे, और फिर इसको क्या है मेन स्ट्रीम मुख्य धारा में जोड़ दिया कि भाई स्पेशल बच्चे और नॉर्मल बच्चे एक साथ पढ़ेंगे, और उसके बाद किस में ट्रांसफर हुए, ये इंक्लूसिव एजुकेशन वर्ड यूज हुआ। ठीक है मैम। अब भी क्लियर नहीं हुआ राम आपको? क्या बात समझ में नहीं आ रही इसमें आपको? मैं समझाऊं मैं मैम? हाँ बता दो रोशन, दोनों बता दो। वाले डिफरेंस है। बताऊं क्या मैम? हाँ बता दो रोशन, कई बार ऐसा होता कि मैं नहीं क्लियर करा पाऊँ, कोई और बच्चा क्लियर करा दे। बता दो आप एक बार। मैम इंक्लूसिव मतलब ये हुआ कि जैसे एक मैथ की बुक है, उसके अंदर पहले 2-4 चैप्टर हुआ करता था, जो कि सिर्फ उसको पढ़ना है जो सेग्रेड बच्चे थे, और एक ऐसा बुक था मैथ्स की जिसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर थी जो कि आपको नॉर्मल बच्चे को पढ़ना था। फिर क्या हुआ कुछ समय बाद कि एक ऐसी बुक आई जिसके अंदर इंक्लूसिव बुक हो गई, जिसमें एक नॉर्मल बच्चा हो या एक स्पेशल बच्चा हो, दोनों को वो सिलेबस मिलेगा। लेकिन इंटीग्रेशन मतलब होता है कि अगर आप अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, अगर आप मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं, या आप ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, तो कुछ कंसेप्ट ऐसी है जो चारों में आपको जोड़कर समझना होगा। जैसे कि ग्राफ है, जैसे कि हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये 4 क्वाड्रेंट क्या है, ये ज्योमेट्री भी है, ये मेंसुरेशन भी है, ये अलजेब्रा भी है, और ये आपको कहे तो ट्रिग्नोमेट्री भी है। तो इसी को बोलते हैं इंटीग्रेशन करना। इंटीग्रेशन मतलब एक दूसरे के साथ जोड़ देना सबको। और इंक्लूसिव मतलब हुआ कि एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना जहाँ पे सभी को सब कुछ समझ में आनी चाहिए, विदाउट एनी रिगार्डलेस कि आप कौन से बैकग्राउंड से हो या किस माइंड के हो या क्या आईक्यू है आपका। समझ गए राम? हाँ भाई ठीक है अभी। ठीक है, थैंक यू मैम एंड रोशन। ठीक है, फिर अगला आता है आपका प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, इसमें 7 प्रिंसिपल आपके दिए गए हैं। एक है आपका प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, प्रिंसिपल ऑफ नो डिस्क्रिमिनेशन, प्रिंसिपल ऑफ नो रिजेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम, प्रिंसिपल ऑफ रिस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट, प्रिंसिपल ऑफ स्पेशल प्रोसेस एंड प्रिंसिपल ऑफ पेरेंटल कोऑपरेशन। ये मैं आपको 10 मिनट दे रही हूँ, 10 मिनट नहीं 5 ही मिनट बहुत हैं। एक एक बच्चे से पूछूंगी और अलग अलग एक्सप्लेन करना है, ठीक है? पढ़ो एक बार इसको, एक बच्चा एक ही पॉइंट पढ़े। जैसे कोई फर्स्ट पॉइंट पढ़ देगा, कोई सेकंड पॉइंट। रोशन ने तो एक्सप्लेन कर दिया। राम फर्स्ट पॉइंट पढ़ो आप, ठीक है? स्वाति से सेकंड पॉइंट पूछूंगी, उसके बाद ज्योति से थर्ड पॉइंट पूछूंगी। मैम मेरी बुक में फर्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस। कोई बात नहीं बेटा, प्रिंसिपल सारे हैं, आगे पीछे दे रखे होंगे, आप कोई सा भी एक प्रिंसिपल बता देना। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि फिर वो बाद में कोई कंफ्यूजन आ रहा है ना, मैं ये सोशल जस्टिस वाला कर रहा हूँ कब। ओके ओके, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 7 पॉइंट दे रखे हैं, वही आगे पीछे दे रखे होंगे सबके में, ठीक है? मैं अभी 5 मिनट में आई, 5 मिनट एक बार पढ़ो आप। चलिए स्टार्ट। प्रिंसिपल कौन कौन से हैं इनके? पहले कौन बता रहा है मैम? आप ही शुरू कर दो राम। ठीक है मैम। फर्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस इन द सेंस कि जैसे ये स्टडी हमारा जो है सभी इंडियन सिटीजन्स का हमारे पास मॉरल राइट है, कुछ हमारे मॉरल राइट एंड ड्यूटीज हैं जैसे सबको पता ही है। तो ये हम सभी का मॉरल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है बेसिकली। तो जैसे जो नॉर्मल चिल्ड्रंस होते हैं उनकी 8th तक की एजुकेशन जो है फ्री होती है,
और जो डिसेबल्ड स्टूडेंट्स हैं उनकी शायद 18 ईयर्स तक की जो है मीन्स 12 तक की उनकी है। तो इसमें 2-3 वर्ड यूज करे हुए हैं, ह्यूमन राइट्स, इक्विटी और सोशल जस्टिस। तो ये बता दिया कि ये ह्यूमन राइट है और सभी जो है एजुकेशन के लिए सभी इक्वल हैं, ठीक है? तभी हम जो है सोशल जस्टिस इनको भी डिलीवर कर पाएंगे। और इक्वालिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि इनको एजुकेशन दे दिया और नॉर्मल बच्चों के साथ ही इनको एजुकेट कर दिया, बल्कि इनको फिर आगे जॉब की अपॉर्चुनिटीज भी प्रॉपर मिले। वोकेशनल एजुकेशन में स्किल लेवल की जो जितने लेवल पे ये लोग एबल हैं, उतना इनको प्रॉपर ये अपनी स्किल को यूटिलाइज कर पाएं और फिर बाद में करियर की अपॉर्चुनिटीज भी उसी अकॉर्डिंग मिले और लोग भी सोसाइटी में लोग भी इन्हें एक्सेप्ट करें। ये है प्रॉपर सोशल जस्टिस, ना कि बस इनको एडमिशन दिला के अपने ऊपर ऊपर से दिखा दे कि हाँ सभी इक्वल हैं। तब जाके हम कहेंगे कि ये इनको सोशल जस्टिस मिल पाया है। और एजुकेशन या कोई भी किसी भी लेवल पे इनके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, चाहे वो किसी भी रेस से हो, किसी भी कल्चर से आते हो, कोई भी सेक्स हो इनका, कोई भी रिलीजन हो या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हो, किसी भी एथनिक ग्रुप से हो, इन किसी भी बेसिस पे कोई भी इनसे बायसनेस ना हो, सबको इक्वली ट्रीट करें। ये है प्रॉपर सोशल जस्टिस का कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल। यस मैम। आ गया बेटा समझ में? यस मैम। नेक्स्ट कौन बताएगा अगला प्रिंसिपल? मैम सेकंड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। मैम इसके अकॉर्डिंग जो है अंडर द इंक्लूसिव एजुकेशन जो आपके फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स कि जो बच्चे के नीड्स के अकॉर्डिंग, बच्चे की नीड्स जिस अकॉर्डिंग है उस हिसाब से कोई भी करिकुलम या फिर टीचर्स हैं वो अपनी टीचिंग स्ट्रेटजी सेट करें, ताकि बच्चे को जो है हमें यहाँ पे जो मेन है वो बच्चे को प्रायोरिटी देनी है। बच्चे के हिसाब से कुछ भी करिकुलम या टीचिंग स्ट्रेटजी सेट करनी है ताकि है वो अच्छे से चीज़ों को सीख पाए, लर्न कर उनके के अकॉर्डिंग जो है करिकुलम सेट करना है। ठीक है, कोई करिकुलम के बेसिस पे नहीं चलना है, क्योंकि बच्चे जो हैं इससे अच्छे से सीख पाएंगे। उनके लर्निंग एबिलिटीज को देखते हुए ही टीचिंग स्ट्रेटजीज को टीचर्स को सेट करना है। प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का समझ में आया बेटा कि बच्चे की नीड और जो हमारा इन्वायरमेंट की जो नीड है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, अपना एडजस्टमेंट बिठाना है। ठीक है, यानी कि उसके अकॉर्डिंग हम उसमें कुछ चेंजेज ला सकते हैं। नेक्स्ट बताइए। बस 2 ही बच्चों ने पढ़ा था। नहीं मैम, नेक्स्ट पॉइंट ज्योति बताएगी ना। मैम मैं बाहर हूँ, मैं बोल नहीं सकती अभी ज्यादा ना, सब कहेंगे ज्यादा पढ़ाकू हो रही है। इतने बच्चों की क्लास में और किसी ने पढ़ा ही नहीं? मैम मेरे पास तो बुक ही नहीं है। मैं मतलब मेरी बुक है गुजरात में है, मैं यहाँ पे दिल्ली में फंक्शन अटेंड करने आई थी। मैं जाऊंगी तब वहाँ पे बुक नहीं लेकर आई मैं। अच्छा, मैम मैं भी बुक लेके नहीं आई हूँ, गाँव आई हूँ। चलो शिखा भी बुक नहीं लेके आई। स्वाति आपके क्या हालचाल है बेटे? जी मैम। आपके पास बुक है? यस मैम। हाँ तो और मैम मैं तो स्कूल से अभी घर जा रही हूँ, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन बस आपकी बात सुन नहीं रही हूँ। मैं स्कूल से अभी छुट्टी हुई है मेरी। ठीक है बेटे, ठीक है। ठीक। अब मुझे ये बताओ, कोई बच्चा बताएगा या फिर मैं ही बताऊं? अब देखो भाई, एक प्रिंसिपल था इसमें, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस।
ठीक है, कि हमारा ये बताता है कि डिफरेंस होता है, यानी कि मान लीजिए 2 व्यक्ति है तो 2 व्यक्ति कभी भी एक जैसे नहीं होते। तो यहाँ पर हमने जो इंक्लूसिव एजुकेशन के प्रिंसिपल में ये बताया कि हमें यहाँ पर जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं हमें उनको भी यहाँ पर एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है, जिनसे क्या है शिक्षा के प्रति 2 व्यक्तियों में आपसी भिन्नता होती है, ठीक है। इसको इस तरह भी कहा जा सकता है कि कुछ बालक दूसरे बालकों से ज़्यादा अच्छे होते हैं और कुछ क्या होते हैं, अलग होते हैं, ठीक है। तो ऐसे बालकों में स्पेशल एजुकेशन संबंधी जरूरतों को विशिष्ट शिक्षा के द्वारा पूर्ण किया जाना आवश्यक होता है, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देखते हुए हमें बच्चों को क्या देना है, एजुकेशन प्रोवाइड कराना है। जैसे कि राम ने सोशल जस्टिस वाला एग्जाम्पल लिया था कि जस्ट हमें उनको सिर्फ एडमिशन ही नहीं देना, हमें उनको सिखाना भी है। प्रिंसिपल ऑफ नो डिस्क्रिमिनेशन एजुकेशन, हमें यहाँ पर क्या है, भेद रहित शिक्षा, यानी कि भेदभाव नहीं करना है, सिर्फ उनको एडमिशन दिला के ही काम नहीं हो जाता, हमें उनको एक समान रखना है। क्लास में उनको हर एक चीज, हर एक टॉपिक हमें उनको समझाना है, उनके साथ किसी तरह का भी भेदभाव नहीं करना है। प्रिंसिपल ऑफ नो रिजेक्शन, यानी कि हमें अस्वीकार करने का सिद्धांत। इंक्लूसिव एजुकेशन के तहत अगर मान लीजिए कोई भी बच्चा फिजिकली डिसेबल है तो उसको भी हमें क्या है, रिजेक्ट नहीं करना है, उसको भी हमें अदर बच्चों की तरह, जैसे सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान के तहत यानी कि 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी, तो हमें इन बच्चों को भी क्या है, यहाँ पर निःशुल्क यानी कि फ्री एजुकेशन ही प्रोवाइड करानी है, हमें उनको रिजेक्ट नहीं करना है। और हमें ऐसे बच्चों के लिए किसी भी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कि भाई वो एडमिशन लेने आए तो भाई हमें ये सर्टिफिकेट जमा कराओ, नहीं, आपको एजुकेशन प्रोवाइड करानी है तो करानी है, क्योंकि ये क्या है, सरकार ने अपने मेन मुख्य धारा में इसको जोड़ा है। आगे है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है, इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम के माध्यम से भी, यानी कि जिन बालकों को विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है उनको इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। इस तरह की शिक्षा उन अशक्त बालकों को वर्तमान कार्य प्रणाली और विशेष आवश्यकताओं के अनुकूल होनी चाहिए, और इसके लिए क्या है, एक प्रोग्राम लर्निंग का एक वो होता है, उसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं जो इन बच्चों को ना समझ में आए तो हमें क्या है, इनको एक लर्निंग प्रोग्राम के अकॉर्डिंग उनको हमें सिखाना है। प्रिंसिपल ऑफ रिस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट, यानी कि हमें जो एक रिस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट था उसको हमें क्या करना है, खत्म करना है, जो पहले रिस्ट्रिक्शन थे उनको हमें खत्म करना है, और इन्हीं सामान्य क्लासरूम में ही जो डिसेबल बच्चे हैं उनके सामने जो जो बाधाएं आती थी उनको खत्म करते हुए हमें उन्हें ऐसा इन्वायरमेंट देना है ताकि वह आसानी से, अब देखो इनको क्या क्या बाधाएं आ सकती हैं, एक तो देखो ये चलने में असमर्थ हो सकते हैं, तो स्कूलों में क्या है, पकड़ के चलने के लिए रेलिंग लगा रखी है, ठीक है, कि जो स्पेशल नीड वाले बच्चे वो इनके पकड़ के चल सकते हैं, उनके लिए क्या है, स्पेशल वॉशरूम्स बना रखे हैं, ठीक है, कि भाई स्पेशल वाले जो बच्चे उनके लिए ये वॉशरूम है, नॉर्मल वाले बच्चों के भी ये है, लेकिन स्पेशल वाले मान लीजिए कुछ डिसेबल बच्चे वो नीचे नहीं बैठ सकते तो उनके लिए क्या है दूसरे वाले वॉशरूम्स बना दिए, ठीक है, यानी कि इनकी जो जो बाधाएं आ रही थी उनको क्या है, हमें दूर करना है, ठीक है। उसके बाद है पेरेंटल कोऑपरेशन, प्रिंसिपल ऑफ पेरेंटल कोऑपरेशन, इसमें बताया गया है एक संयुक्त प्रयास है जिसमें हमें क्या करना है, एक सामूहिक परियोजना बनानी है जिसमें जो पेरेंट्स होंगे, टीचर होंगे और जो हमारी सोसाइटी होगी वो भी क्या है, एक अपना योगदान देंगे। जो बच्चा शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से बाधित है उसको क्या है, हमें मोटिवेट करना है, ठीक है। हमें पेरेंट्स से क्या कोऑपरेशन मांगना है कि भाई आप अपने बच्चे को मोटिवेट करो कि आपको पढ़ना है, ठीक है। आगे की जिम्मेवारी टीचर्स की है, भाई वो कम से कम उसको इतना तो सिखाएंगे कि आगे इन फ्यूचर वह अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, ठीक है। या फिर कम से कम कोई ज्यादा ही डिसेबल बच्चा है तो कम से कम उसको इतनी ट्रेनिंग तो प्रोवाइड हो सके कि वह अपने दैनिक के काम तो कर सके, ठीक है। तो ये सारे प्रिंसिपल्स दे रखे थे आपके इसमें प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर। उसके अंडरस्टैंड एवरीवन? मैम प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस के बाद आपने 2 पॉइंट कौन से बताए थे? एक तो था प्रिंसिपल ऑफ नो डिस्क्रिमिनेशन एजुकेशन, भेदभाव नहीं करना है। एक नो रिजेक्शन, हमें रिजेक्ट नहीं करना है, चाहे कोई स्पेशल बच्चा एडमिशन लेने आए उससे हमें कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगना है, उसको ना ही रिजेक्ट करना है। जो सरकार ने फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की है वही एजुकेशन उसको भी प्रोवाइड करनी है।
ठीक है मैम, बस नाम पूछना था। ओके बेटे। उसके बाद बात आती है मॉडल ऑफ इंक्लूशन, ठीक है, समावेशन के मॉडल। और ये ना घर से करके लाओगे, कल बात करेंगे इनके ऊपर। इस टाइम तक बोलते बोलते कंटिन्यूअसली मेरे तो सिर दर्द होने लग गया। ठीक है, तो मॉडल ऑफ इंक्लूशन में आपके कौन कौन से मॉडल आएंगे भाई? इसमें एक तो फुल इंक्लूसिव मॉडल, पूर्ण समावेशन प्रतिमान। दूसरा है टीम टीचिंग मॉडल। थर्ड है आपका विंग अडेप्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट मॉडल। एक है सर्कल ऑफ इंक्लूसिव मॉडल, और एक है आपकी स्ट्रेटजिक इंटरवेंशन मॉडल। ठीक है, सारे बच्चे इसको पढ़ के आएंगे, इस टॉपिक को मैं कल कराऊंगी। मैम मेरी बुक में तो बिल्कुल अलग ही नाम दिए हुए हैं। कौन कौन से मॉडल है बेटा आपकी बुक में? इसमें रिलीजियस मॉरल मॉडल, रिलीजियस और मॉरल मॉडल और चैरिटी मॉडल, मेडिकल मॉडल, रिहैबिलिटेशन मॉडल, एक्सपर्ट मॉडल, सोशल मॉडल, इकोनॉमिक, एम्पावरिंग, फंक्शनल, ह्यूमन राइट्स, आप ये है नाम मैम। आपकी बुक में इजी दे रखे हैं। अच्छी बात है मैम, ठीक है फिर मैं कर लूंगा। इस वाली बुक में एक इजी दे रखा है, टीम टीचिंग मॉडल ठीक है मैम, मैं वो लिख लेता हूँ। ना। इसमें टॉपिक कुछ मैम, टॉपिक क्या बोले? टॉपिक है बेटा मॉडल ऑफ इंक्लूजन, समावेशन के मॉडल। इसमें ना राम कल ऐसा करेंगे, जो जो देखो क्वेश्चन तो यही मान लो, क्वेश्चन की फॉर्म में आ गया तो यही आएगा, डिस्क्राइब द मॉडल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, तो उसमें आपको ये स्पेसिफिक नाम थोड़ी ना देगा, उसको तो सिर्फ जस्ट मॉडल चाहिए। तो जो जहां से इजी मॉडल होएगा वही आप लोग याद कर लेना। जैसे अब आपके कुछ मॉडल आपने नाम लिए, उनमें से कई सारे बहुत ईजी है। ठीक है मैम, ठीक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मिल के रेडी कर लेंगे बच्चे, कुछ इस बुक का कुछ आपकी बुक का, या फिर उनकी बुक में, या जहां से भी उनको इजी लगे वहां से पढ़ो। ठीक है मैम। ओके मैम। क्योंकि मैम मेरे पास जो बुक है मैम उसमें मात्र 5 पॉइंट दिया हुआ है। ये सेम है या अलग है? मैम ये बुक है, नहीं, पॉइंट कौन कौन से दिए ये बता दो एक बार। पॉइंट है दल शिक्षण प्रतिमान, समावेश चक्र प्रतिमान और रणनीति हस्तक्षेप प्रतिमान, संपूर्ण समावेशन प्रतिमान, ये तो वही है बेटा जो मेरी बुक में है। व्यंग का अनुकूलित अधिगम परिवेश प्रतिमान, बस हाँ यही है। हाँ, यही है, इस बुक मैम में भी यही है। तो लेकिन राम ने जो बोला ना इसके में भी है, वो इजी है। तो दोनों का कल मिला के कर लेंगे, और जिसको जो अच्छा लगे वो मॉडल याद कर लेना। कौन सा तुमने वहां पे ठीक है सारे सारे एक्सप्लेन करने हैं? हाँ मैम, ये वाले ना पॉइंट ना नाम से ही क्लियर हो रहे हैं कि इसमें क्या कंटेंट है अंदर। हाँ जी, सही लग रहा है मुझे। ठीक है मैम। चलिए ठीक है, फिर आप लेफ्ट कर सकते हो क्लास को। मैम। ओके मैम। बाय मैम। बाय बेटा। बाय मैम, गुड आफ्टरनून मैम। बाय बेटे। मैम गुड आफ्टरनून मैम, सी गुड टुमारो। आफ्टरनून बेटा।